ठीक, ध्यान दो। तो परिभाषा हम क्या बोलेंगे इसकी, अयस्क किसे कहते हैं। तो पेपर में अयस्क और खनिज का क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना। तो आप क्या बोलोगे, खनिज को क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ, खनिज को सरलता पूर्वक कम लागत में, ठीक, जो खनिज तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, यानी नया खनिज प्राप्त हो जाता है हमें। ठीक, अयस्क में बेटा मैंने आपको लिखवाए थे, कॉपर पायराइड का प्रमुख अयस्क कौन सा है, यही है CuFeS2। ये बेटा किसका है, कॉपर पायराइड का है। किसका है बेटा, ये कॉपर पायराइड का। एग्जाम्पल में बहुत आता है, कॉपर पायराइड का प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइड, पायराइट ऐसे भी लिखा था, ठीक है ना। अच्छा, एल्यूमिनियम बॉक्साइड का कौन सा है प्रमुख अयस्क, Al2O3 इंटू 2H2O। ये एल्यूमिनियम का है बेटा, किसका है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का। इसे बेटा क्या बोलते हैं, बॉक्साइड, क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। पूछा जाता पेपर में, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। अच्छा, और एग्जांपल बताया मैंने आपको होगा, लेड का प्रमुख अयस्क कौन सा है, PbS। PbS बेटा किसका प्रमुख अयस्क है, लेड का। PbS लेड का प्रमुख अयस्क है। अच्छा, हॉर्न सिल्वर लिखवाई होगी मैंने अयस्क में, HgS लिखवाया था मैंने आपको, हॉर्न सिल्वर नोट पॉइंट में लिखवाया होगा मैंने। उसमें देखो आपको खनिज और अयस्क में अंतर में, HgS खनिज, सिल्वर सॉरी AgCl, हम बोल रहे हैं AgCl, हॉर्न सिल्वर। देखो ये किसका बेटा, सिल्वर का अयस्क, किसका बेटा, ये सिल्वर। हाँ, बहुत होशियार तुम हो। खनिज, धातु का नाम और उसका अयस्क, यही है ना। दो धातु का नाम आपका कौन सा, देखो कॉपर का कौन सा प्रमुख अयस्क है, कॉपर पायराइड। ठीक, एल्यूमिनियम प्रमुख अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड है। ठीक, लेड का प्रमुख अयस्क क्या है, PbS है। सिल्वर का प्रमुख अयस्क क्या है, AgCl है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद बेटा पेपर में क्या आता है, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताया जितने भी खनिज हैं वो तो अयस्क हैं, हाँ ये बात ध्यान रखेंगे, जितने खनिज हैं वो क्या हैं, अयस्क हैं। लेकिन सारे अयस्क खनिज नहीं है, बात समझ आइए, ये बात मैंने आपको करवा दी थी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, अयस्क को सांद्रित करने की विधियां पढ़ाई। क्या पढ़ाया मैंने पहले आपको, उसका अयस्क को सांद्रित करने की विधियां, या क्वेश्चन ये लिखवाया था अयस्क को सांद्रित कैसे किया जाता है, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं। अगली हेडिंग क्या हमारा, अयस्क का सांद्रण। देखो मुख्य क्वेश्चन यही होगा, देखो अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था आपको, कैसे बताया था बेटा, हाँ, अब अयस्क में क्या होती है बेटा, जो अयस्क होता है उस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। अयस्क में क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग या धात्री, गैंग या धात्री, ध्यान रखना। तो अयस्क से गैंग तथा अधात्री को दूर करने क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ये लिखवाया था मैंने आपको, परिभाषा क्या लो, पेपर में अयस्क का सांद्रण आया तो क्या लोगे आप लोग, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, ऐसे पेपर में आएगा तो आप क्या लोगे, अयस्क से अशुद्धियां लिख दो, या लिख दो गैंग या अधात्री को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क के सांद्रण करने की निम्न विधियां मैंने बताई दी आपको। कौन सी ट्रिक थी भाई, सनी भाई प्रेम से, सनी भाई प्रेम से, प्रेम से। ठीक, तो मैंने इसकी विधियां आपको कहीं ना कहीं पढ़ा दी हैं। ठीक, तो होता क्या क्या इसके मतलब बता दें आपको पहले। तो सबसे पहले आता है सांद्रण, सबसे पहले क्या आता है, सांद्रण। अब आप लिखो कहे किसका पढ़ेंगे, अयस्क का ही पढ़ेंगे, सांद्रण। ठीक, और ना से निस्तापन, भासे भर्जन, पाशे
प्रगलन और शा से शोधन। अब इनकी परिभाषा भी एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट क्यों करवा रहा हूं, देखो इसमें मेरा ही फायदा है और आपका ही फायदा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में निस्तापन और भर्जन बहुत बार आ चुका है पेपर में, और आता भी है, ध्यान रखना। अब मैं सांद्रण में बता दिया आपको है, सांद्रण क्या है इसका, इसकी एक विधि भी झाग फलन विधि, वो आपको अदर क्लास में बता देंगे। अब परिभाषा क्या लो, अगर पेपर में आ गया अयस्क सांद्रण किसे कहते हैं, तो करो अयस्क में गैंग तथा अधात्रियों की अशुद्धियों को दूर करने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं, इसका सांद्रण कहते हैं। इसकी विधियां निम्न है, इसकी विधियां निम्न है, इसकी विधियां निम्न है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, दूसरी बार, कोई बात नहीं समझ लो, दूसरी हेडिंग अयस्क का सांद्रण हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अयस्क का निस्तापन, अयस्क का सांद्रण और अयस्क का निस्तापन। अच्छा, निस्तापन पूजा क्या होता था, हाँ अयस्क का ही पढ़ेंगे बेटा, नहीं आप नहीं, अयस्क का निस्तापन क्या होता बेटा, हाँ वो, हाँ ध्यान दो, परिभाषा ध्यान दो। पहले मैंने आपको क्या, जब अयस्क का सांद्रण हो गया तो कैसा हो गया, सांद्रित अयस्क, क्या हो गया बेटा वो आपका सांद्रित अयस्क, क्या हो गया आपका सांद्रित अयस्क। तो परिभाषा क्या लिखोगे आप, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रियाविधि को अयस्क का क्या कहते हैं बेटा, निस्तापन कहते हैं। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, निस्तापन किया किसका जाता है, मैंने कहा किन अयस्कों का निस्तापन किया जाता है, कौन कौन से, कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अयस्कों का बेटा क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, सॉरी निस्तापन किया जाता है, निस्तापन। ठीक, अब ये तो बात हो गई थी। अब इसकी रिएक्शन वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसमें बेटा क्या लिया, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, वो कार्बोनेट है नहीं है, तो देखो Zn हो गया जिंक, CO3 क्या होगा, जिंक कार्बोनेट हो गया। अब इसको आप क्या करो, वायु की अनुपस्थिति ऊपर लिखो, अब्सेंटी ऑफ वायु, ठीक है, हाँ तो वायु की अनुपस्थिति लिख दो यहां पर, वायु की अनुपस्थिति ऐसे लिखते हैं, ठीक, और यहां पर बना दो डेल्टा, ठीक, डेल्टा का मतलब उच्च ताप। अब यहां से बेटा क्या होगा, मैंने कहा चाहे आप जलो चाहे कोई धातु जले, हमेशा गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल गए बेटा। अब इससे देखो CO3 था, 2 निकल गया, क्या होगा, एक ओ बचा नहीं बचा, तो आपका क्या होगा Zn, तो ये बन गया बेटा, देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है जिंक, और इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट हो गया, ठीक, और ये जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, और उसका नाम दुनिया ही जानती है, आप क्या जानोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमेशा गैस क्या होती है बेटा, निकलती, इसीलिए इसके ऊपर तीर किसका आता है, एरो का लगता है। ये बात समझ में आ गई, निस्तापन के समझ में आ गई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार ना समझे फिर देखो, एक बार क्या करोगे, निस्तापन क्या बोला, निस्तापन क्या लो, क्या लिखोगे बोलो बेटा, सांद्रित अयस्क को वायु की उच्च ताप पर क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक, एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट को जब वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया था तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब अगला टॉपिक क्या है, भर्जन, ठीक है। अब मैं इसे में डाल रहा हूं, अब हम पढ़ेंगे भर्जन, ऊपर वाला में डाल रहा हूं, ठीक है, कतई सेम परिभाषाएं हैं, हाँ। अब ध्यान दो, सांद्रण हो गया, निस्तापन हो गया, अब भर्जन, क्योंकि इस चीज को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग समझ जाओ बेहतर से, क्योंकि पेपर में आएगा जरूर, आपका कोई पेपर हो।
अब अपना है बेटा भर्जन। तो मैंने भर्जन को बताया क्या बेटा, रोस्टेड बोलते हैं आप, हाँ तला भूंजा, तला भूंजा बोलते हैं। जैसे कि किसी चीज को भूंज देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोस्टेड कहते हैं। अब भर्जन क्या है, तो बेटा भर्जन का मतलब है, यहाँ पर आप क्या बोलो, यही बोलोगे, कौन सा इसको बेटा, सांद्रित अयस्क को, यही बोलोगे यहाँ पर, सांद्रित अयस्क को। ये तो आप बोलोगे, बोलो परिभाषा में, ये तो आपको लेना ही शब्द लेना है, सांद्रित अयस्क को। ठीक, वायु की उपस्थिति में, यहां पर क्या आएगी, केवल वायु प्रेजेंट हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। और एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, बता दूं, भर्जन क्रिया जो होती है परावर्तनी भट्टी में होती है। किसमें होती है, परावर्तनी भट्टी में। एक भट्टी आती है, उसके बारे में बताएंगे, परावर्तनी भट्टी। भर्जन की क्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है। ठीक, अच्छा क्या बोलोगे परिणाम। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, भर्जन किन अयस्कों का किया जाता है, और यानी कि भर्जन उन अयस्कों का किया जाता है जिनमें कॉपर और कॉपर पायराइड अयस्क का और कॉपर सल्फाइड अयस्क का, ये जो यहां आप ऐसा सकते हो कि जिनमें सल्फाइड यानी कि सल्फर की अशुद्धियां होती हैं। भर्जन उन अयस्कों का किया जाता है जिनमें सल्फर की या कॉपर पायराइड जैसे अयस्कों की अशुद्धियां होती है। तो इसमें मैंने एग्जांपल आपको क्या लिखवाया था, जैडन एस, ये क्या हो गया, देखो जैडन का नाम क्या हो गया, जिंक, जिंक हो गया, और एस का मतलब सल्फर, तो उसे सल्फाइड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो गया आपका। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं इसमें को, अब मैं आपको क्या लिख सकते हैं इसमें आप, कि भर्जन की क्रिया में उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है या उनको भरित किया जाता है जिनमें सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियां होती हैं। अब बेटा हमने क्या कहा, वायु की उपस्थिति, यानी वायु क्या होती है, O2, इसकी उपस्थिति ले ली हमने, ये तो ली मैंने। अब क्रिया करा दो उच्च ताप पर, यहां पर लोगों को वायु की उपस्थिति। अब मैंने ये क्रिया थोड़ी ऐसी बताई थी बेटा, जैसे कि आपसे कहें कि इसमें कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा, नहीं नहीं नहीं, SO2 ये निकल जाएगा सबसे पहले। हाँ, तो पहले SO2 निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, SO2। बेटा अगर हम इसका भर्जन हमने करा दिया तो जिंक अकेला रह जाएगा, जिंक अकेला रह जाएगा, तो उसको जिंक को अकेला छोड़ने के लिए हम अपक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बेहतर से, संतुलित कैसे करेंगे। तो यहां पर हम संतुलित करेंगे इसके बेस पर, यहां पर ऑक्सीजन का 2, यहां पर भी 2, यहां पर सल्फर का 1, यहां भी सल्फर का 1, लेकिन जिंक अकेला छूट रहा है, तो जिंक को बनाने के लिए मैंने क्या करा, 2 से क्रिया इसमें कराई होगी, 2 से क्रिया इसमें करा दी, और 3 में क्रिया गुणा इसमें करा दी, ये कराई थी मैंने। संतुलन कैसे कराएंगे आपको विधि पढ़ाएंगे। तभी यहां से बेटा ये 2 अणु किसके हो गए, सल्फर हो गए, तो यहां लगा दो आप 2 प्लस। ठीक, लेकिन अब यहां पर क्या बचा, जिंक के 2 बचे, और 3 दूनी 6 किसके, ऑक्सीजन के, कितने निकले, 4 निकले, ऑक्सीजन के 2 बचे, तो 2ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा आपका, जिंक ऑक्साइड। क्योंकि मैंने इस चीज को दोबारा इसलिए बड़ा समझा दिया क्योंकि सारे बच्चे एकदम नहीं आए थे इसमें, वो आप जानते हो, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, अब बेटा हमारा क्या हो गया, भर्जन हो गया। इसके बाद क्या है, प्रगलन। क्या है बेटा, प्रगलन। अब देखो ये थोड़ी सी क्रिया ज्यादा खतरनाक है। ठीक, हाँ, तो मैंने इसमें क्या लगवाया बेटा, प्रगलन। हाँ, अब ध्यान दो बेटा, इसमें क्या करेंगे, जो हमने निस्तापित किया था उसको, यानी कि निस्तापित, निस्तापित, हाँ, निस्तापित, कल निस्तापन है, निस्ता, ये गलत है ना, निस्तापन गलत देखा है, निस्ता, बता नहीं रहे, निस्तापन गलत देखा है। तुमने बताया नहीं भी है, हम भाई तो है निस्तापन, निस्तापित, निस्तापन है, यहाँ पर
यहाँ पर निस्तापित बोलेंगे, निस्तापित या भर्जित। निस्तापन, अब क्या गलती है, निस्तापित या भर्जित। ठीक, अब देखो परिभाषा में क्या बोलेंगे, अब परिभाषा में क्या बोलेंगे, देखो इसमें हाँ एक चीज मैंने आपको बताई थी, इसमें बेटा ये क्रिया केवल मुख्य रूप से लोहे पर की जाती है, यानी हेमेटाइट। लोहे का प्रमुख अक्षर कौन सा बेटा, कौन सा है, हेमेटाइट। यानी कि इसमें हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है आयुष, Fe2 और O3। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। ये हेमेटाइट का प्रमुख क्या है, सूत्र है, अणुसूत्र है। ये किसका, अयस्क है, आयरन का। आयरन यानी कि लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, हेमेटाइट। ठीक, इसे आयरन बोलते हैं। अब परिभाषा हमारी इसी पर होगी, लोहा भी बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब परिभाषा क्या होगी यहाँ पर, क्या चाहिए था, बोल दिया करो, गलती इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब उसमें वीडियो बनने कोई टेंशन नहीं है, गलतियां हम से होंगी, हाँ वो हम सही कर लेंगे। ध्यान दो, परिभाषा क्या बोलेंगे हम, परिभाषा क्या बोलेंगे, भर्जित, क्या जी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा दो मात्रा भी लग जाती है। हाँ, ध्यान दो, ठीक 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 ठीक, ध्यान दो, परिभाषा देखो दो, प्रकरण क्या बोलेंगे, भर्जित तथा निस्तापित अयस्क को, भर्जित तथा निस्तापित अयस्क को क्या बोलेंगे फिर, कोक तथा गालक मिलाकर, कोक तथा गालक मिलाकर। इसमें एक शब्द और आता है, कोक तथा गालक, बता देंगे भैया वो, गालक, गालक, कोक, गालक दो ऐसे केमिकल हैं। कोक तो पदार्थ ऐसे चूने का ऐसा पदार्थ होता है, ठीक, कोक, कोक जो होता है चूने का पदार्थ होता है, चूना, चूना ही मान सकते हैं आप, चूना पत्थर ऐसा। अरे जैसे कार्बोनेट, कार्बन वो क्या होता है, कार्बेट होता है, उसे कोक बोलते हैं अपनी भाषा, कार्बेट को। हाँ हाँ वही वही, तो गालक गलाने वाला, गालक। तो परिभाषा क्या होगी, भर्जित तथा निस्तापित अयस्क को कोल तथा गालक मिलाकर उच्च ताप पर पिघलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रज्वलन कहते हैं। बात समझा गई, क्या बोलेंगे ध्यान समझो, भर्जित तथा निस्तापित, चाहे कोई पहले कर दो, अयस्क को, अयस्क को कोक तथा गालक मिलाकर उस ताप पर क्या कहते हैं, ठीक। अब रिएक्शन देखो, क्या थी रिएक्शन, Fe2O3, Fe2 होगा, Fe2O3। अब देखो फिर +3C कार्बन। अब देखो कार्बन यहां पर जो है, ठीक, कार्बन जो है वो कार्य करेगा यहाँ पर, तो सीधी बात है बेटा, मैंने कहा अब ये जलेगा 3 अणु के साथ, ठीक है, तो यहां से क्या होगा बेटा, हाँ यहां से 3O और 3C, 3CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे जहरीली गैस मानी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्या बचा, 2 बचे अणु Fe के, तो Fe नहीं, किसने कर दिया आइसोफोर, आइसोफोर गैस नहीं है, आइसोफोर समूह है तो सल्फेट, फास्जीन है, फास्जीन सबसे जहरीली गैस, COCl2, ये है फास्जीन, सबसे जहरीली गैस, फास्जीन, फास्जीन गैस सबसे जहरीली गैस होती है।
विषैली गैस। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमारा टॉपिक आया मेन, जो हमने आपको कल पढ़ाया था, क्योंकि मैंने इस चीज को इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि आप लोग पूरा टॉपिक समझ जाओ कि पार्ट अंत की ओर पहुंच रहा है, कि समझ जाओ कि हाँ क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है इस टॉपिक में। फिर ठीक है, अब आपका बचा केवल बेटा शोधन। क्या बचा है आपका? केवल शोधन। हाँ, या धातुओं का शुद्धिकरण, इसे मैं डालता हूं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब बचा शोधन। अब शोधन करेंगे। शोधन का मतलब शुद्ध करना, मतलब जितनी भी गंदगियां थी चीजों को क्या करना? शुद्ध करना, शुद्धिकरण, या ऐसे हम बोलते हैं शुद्धिकरण। धातु को लगा था नहीं, धातुओं का शुद्धिकरण, शुद्धि ऐसे लिखते हो? ऐसे लिखा था? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुद्धिकरण, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने कहा था इसमें, मैंने क्या था, मैंने इसमें आपको लिखवाया था धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। जो हमने एस के लिए थे, जो हमने एस के लिए थे, उन्हें हमने सब काम कर ली। अब हमें क्या करना है? एस का शुद्धिकरण करना है। हाँ, यानी हम परिभाषा क्या बोलेंगे? अयस्कों में से, किस में से बेटा? हाँ, अयस्क जो हमारे हैं, अयस्कों में से धातुओं का निष्कर्षण। हाँ, निष्कर्षण या प्राप्त करने की क्रिया को। हाँ सुन तो लो पहले परिभाषा के शुद्ध भाषा में कहें, अयस्कों में से धातुओं का निष्कर्षण करना, ठीक है, शोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्कों में से धातुओं का निष्कर्षण करना, धातु को प्राप्त करना। मतलब समझो इसे, अयस्कों में से धातुओं का निष्कर्षण करना या धातुओं को निकालना क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। मतलब ये होता है, निष्कर्षण का मतलब उससे निकाला जाता है। यानी कि धातुओं में क्या होती है? मतलब अयस्कों में क्या होती है? अशुद्धियां होती है। तो अशुद्धियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं। तो परिभाषा मैंने क्या लिखवाई थी आपको? हम बता रहे परिभाषा आपका लोग, अयस्कों में से धातुओं के निष्कर्षण की क्रिया को धातुओं का शोधन कहते हैं। इसकी निम्न विधियां होती है। चाहे आप एक लाइन लिख लीजिए, मैंने वो एक विधि बताई पूरी, उसकी निम्न विधियां होती है। क्या परिभाषा लोग? अयस्कों में से धातुओं का निष्कर्षण करना धातु का शोधन कहलाता है। चाहे नोट पॉइंट लिख लो नोट पॉइंट में कहीं लिख लो, नोट पॉइंट में थोड़ा लिख लो, अरे यहीं लिख लो चित्र के पास में, अरे चित्र पास थोड़ा लिख लो, नहीं खराब हो जाएगा। अयस्कों में से, अभी लिखवा दें, धातुओं निष्कर्षण की, धातुओं के निष्कर्षण क्रिया को अयस्कों में से धातुओं के ये बोला ना, निष्कर्षण की क्रिया को शोधन कहते हैं। के निष्कर्षण की क्रिया को शोधन कहते हैं। अब इसमें चित्र समझो बेटा, जो कल मैंने आपको शोधन की विधि में बताया था। इसमें बेटा एक बहुत विधि कहते हैं, गलत कर लिया, निष्कर्षण की क्रिया को शोधन कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे ध्यान दो। अब आपको हमारे यहाँ सुने, इसके लिए बेटा कौन सी विधि? इसके लिए देखो, ध्यान दो, धातुओं के शुद्धिकरण के लिए, धातुओं के शोधन के लिए, ठीक है, या अयस्कों के शोधन के लिए
अयस्क धातु प्राप्त करने की क्रिया को कह दो आप चाहे, या इसके शोधन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त है? विद्युत अपघटनी विधि। कौन से नाम इसका है? हाँ, कौन सी विधि बेटा इंपॉर्टेंट है? विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें मैंने एक चित्र बनवाया था, उस चित्र को बनवा रहा हूं, फिर से बना रहा हूं, अपने आप देख कर समझा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने कहा था मैं पूरा फिर समझा दूंगा एक बार। अच्छा, थोड़ा एक बार से आप रिपीट कर लीजिए। ये आपने एक पात्र लिया होगा, उसमें दो छड़े ली होंगी, दो इलेक्ट्रोड लिए होंगे आपने, उसमें दो क्या लेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड लिए होंगे आपने। एक को एनोड माना होगा, एक को कैथोड माना होगा। अच्छा ठीक, ऐसे बनाया होगा। फिर उसमें आपने जल भरा होगा ऐसे करके, ठीक, चलो इतना ही भर लो आप। ठीक, हाँ, कितने होशियार होंगे ज्यादा ना, ध्यान दो। अब ये बनाया। अच्छा, आपने एक ये बता दीजिए कि कैथोड किसे माना और एनोड किसे माना था ना? हम दूसरा बना दें या आपने दूसरा बनाया हो? ये कैथोड है, ये कैथोड है। अच्छा, इस पर चार्ज कौन सा है बेटा? ये एनोड है, एनोड है। इस पर माइनस है तो इस पर प्लस। हो गया। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें एक क्रिया होती हुई दिखाई देती होगी। अब इसमें मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातु का ही शोधन किया जाता है, यानी विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का ही शुद्धिकरण किया जाता है या शोधन किया जाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ आपने? इस विधि द्वारा उन अयस्कों की धातुओं का निष्कर्षण या शोधन किया जाता है जिनमें कॉपर और एल्यूमिनियम मुख्य होते हैं। मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होगा? मुख्य रूप से होगा, या तो कॉपर होगा या तो एल्यूमिनियम होगा। इन्हीं धातुओं का मुख्य रूप से हम क्या करेंगे? शोधन करेंगे। ये आपने कल लिखा होगा। अच्छा, एक मिनट परिभाषा दिखा दो, फिर आपको समझा दे। किताब कॉपी लाओ, भर लेना। कोई बात ना, पानी भर लियो। तो मैंने आपको लिखवाया था, थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको उसमें बताऊंगा आपको। इस विधि में शुद्ध धातुओं को एनोड, यानी हमने क्या कहा? शुद्ध धातु की छड़ को क्या मानेंगे? एनोड। यानी ये क्या है? आपकी शुद्ध धातु, शुद्ध धातु है को एनोड मानते हैं। और उल्टा होगा, अशुद्ध है यहां पर। अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड मानते हैं और शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड मानते हैं। कैथोड मानते हैं। ठीक, ये आपने बना लिया। फिर मैंने आपसे कहा एक बनाकर एक विद्युत सेल बना लेते हैं। ये क्या बन गया बेटा? विद्युत सेल। जिसे मैंने आपको कभी एक क्लास में एक्सपेरिमेंट करवाया था, दो छड़े डलवा कर। तो एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है आपका, दो हम छड़े ले लें, ठीक, और एक को एनोड मान लें, एक को कैथोड मान लें। ठीक ठीक, मान लेंगे हम एनोड और कैथोड। तो मैंने आपसे कहा कि उसी धातु के लवण, यानी जिसको हम मानेंगे उसी धातु का लवण। हमने माना बेटा ये धातु कौन सी है? कॉपर है। कौन सी धातु है बेटा ये? हम इसमें कॉपर का शोधन पढ़ ले रहे हैं, कॉपर का शोधन कर ले रहे हैं। कॉपर का शोधन निकली केवल, कॉपर का शोधन। तो हमने इसे बेटा क्या माना? कॉपर माना। कौन धातु मानी हमने? ये धातु कौन सी बेटा? कॉपर है, कॉपर है। तो हम इसमें बेटा क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का ही, किसका विलयन लेंगे बेटा? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4। अब इसमें डालेंगे, यानी ये CuSO4 क्या करेगा? विद्युत अपघट्ट की क्रिया करेगा। क्या करेगा? ये विद्युत अपघट्ट क्रिया करेगा। तो विद्युत अपघट्ट क्रिया कैसे करेगा? यहां दिखा दें आपको रिएक्शन में। CuSO4 है बेटा कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं बेटा कॉपर, और SO4 क्या बोलते हैं? सल्फेट। तभी मैंने आपको ये सूत्र बहुत जरूरी याद करवाए। ठीक,
और यहाँ पर क्या होगा, विद्युत अपघट्ट होगा। और विद्युत अपघट्ट उन पदार्थों का होता है जो आसानी से अपने भागों में टूट जाते हैं या बट जाते हैं। तो इसका बेटा विद्युत अपघट्ट होगा यहाँ पर। ठीक, विद्युत अपघट्ट लिख दो यहाँ पर, क्या होगा, विद्युत अपघट्ट होगा। ठीक, अब विद्युत अपघट्ट होगा तो ये टूट जाएगा बेटा। SO4 टूटता है डबल नेगेटिव में। क्यों टूटता है इसके बारे में आपको बता दूंगा। और प्लस जो Cu है वो बेटा डबल पॉजिटिव में टूटेगा। ठीक, ये बन गया आपका, ये टूट गया। तो आपको रिएक्शन इसी के रूप में आपने क्या करा होगा कि आयनों का आदान प्रदान कराया होगा। यानी एक आयन इसका इस पर भेजा होगा और इसका इधर। ठीक, ये हो गया। अब ये, हाँ, अब ये हो गया, टूट गया। अब इसका क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। यहाँ पर क्या होगा, शुद्धिकरण। तो आपने इसमें लिखा होगा कि बिल भर लेते हैं, जिस पर एनोड, जिस कारण एनोड पर, एनोड से धातु घुलकर शुद्ध कैथोड की ओर जाने लगती है। अब क्या होगा, जो एनोड की धातु होगी कॉपर, ठीक बड़ो, किधर जाएगी वो, इस कैथोड पर हो जाएगी। कहां पर आएगी बेटा, इसमें कैथोड पर आएगी। हाँ 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 हाँ, कैथोड पर, कैथोड पर। इसमें लिखा है, मैंने आपको लिखवाया था कल, मैंने ये लिखवाया इसमें कल आपको मैंने कि जिस कारण एनोड से शुद्ध धातु घुलकर शुद्ध कैथोड पर जमा हो जाती है और अशुद्धियां अब विलयन से अलग होकर तली के नीचे बैठ जाती हैं। अब जो अशुद्धियां होंगी वो विलयन से अलग हो जाएंगी और तली के नीचे बैठ जाएंगी। तो इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु का शोधन करना। क्या लिखेंगे, ध्यान दो। इस विधि में हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान दो। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं सबसे पहले, उस पात्र में दो छड़े लेते हैं, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ठीक, कैथोड को शुद्ध धातु छड़ मानते हैं, एनोड को अशुद्ध धातु छड़ मानते हैं। ठीक, मानते हैं। फिर इसमें उसी विलयन का जो छड़ है उसी का विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर का शोधन कर रहे हैं, लिख दिया। ठीक, फिर ये क्या करता है बेटा, विद्युत अपघट्ट कारण से अपने भागों में टूट जाता है। तो जो एनोड पर धातु है वो बेटा, एनोड में धातु है वो छोटी छोटी किस पे आएगी, कैथोड पर जमा होने लगती है। इस प्रकार क्या होता है, विद्युत अपघटनी द्वारा कॉपर का शुद्धिकरण हो जाता है, कॉपर का शोधन हो जाता है और अशुद्धियां तली के नीचे बैठ जाती। इस विधि को विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका खनिज से लेकर धातुओं के शोधन तक की क्रिया हो गई। ठीक, इसमें से पेपर में आपके एक क्वेश्चन 100% आएगा। खनिज अयस्क, अयस्क का शोधन मतलब अयस्क का सांद्रण क्या था, सनी भाई प्रेम से, पूरा टॉपिक ये था और ये आपको कंप्लीट हो गया। ठीक, इसमें एक चीज लिखवानी है, नोट पॉइंट में लिख लो। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं, ये रिएक्शन लिख लो आप नीचे इसके, हाँ चित्र की, मतलब वो लिखिए, कोई बात नहीं, आपने लिखा है, परिभाषा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई बात नहीं है। चित्र नीचे रिएक्शन लिख लो आप, और हाँ चित्र नीचे रिएक्शन लिखो, आपको और रिएक्शन बतानी है। चित्र नीचे रिएक्शन लिखो और रिएक्शन बतानी है। हट रहा है, नहीं बंद है जरा। कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? देखें वीडियो बनी ना। अब हमें आपको ये बताना है इस पर एनोड अपक्रिया कैसे होती है, कैथोड अपक्रिया कैसे होती है। यानी हमने कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कराया, ठीक। अब विद्युत अपघटन कराने पर उसके आयन बन गए। ये क्या बेटा आपका कॉपर आयन है, क्या बेटा ये आपका कॉपर आयन, ये सल्फेट आयन है, क्या है सल्फेट आयन, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसका मुख्य रूप से, अब हम आपको ये बताएंगे कि इस पर कैथोड प्रक्रिया कैसे होती है और एनोड प्रक्रिया कैसे होती है।
ये इसके नीचे लिखना है, यानी ये रिएक्शन के बाद आपको ये दो चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखेंगे एनोड पर, पहले क्या लिखेंगे बेटा? ऊपर हम, यानी इसी रिएक्शन में बेटा, ठीक है, थोड़ा ऊपर दिखा रहे हैं आपको। क्या लिखेंगे आप? एनोड पर, एनोड पर। तो बेटा एनोड पर क्या होगा? ये हमारा कॉपर धातु है Cu, Cu बेटा क्या हमारा कॉपर धातु है ये। और बेटा यहां पर एनोड पर क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है एनोड पर अधिक मात्रा में। ऑक्सीकरण क्या है? अगले वाले पार्ट में पढ़ाएंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया में आपको, ठीक है। तभी कह रहे वो शब्द यहां पर आते रहेंगे जो आपको आगे लागू होंगे। तो ऑक्सीकरण, जब किसी भी धातु का ऑक्सीकरण होगा तो उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण जो क्रिया है मुख्य रूप से वो क्या है? धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्रिया। यानी यहां से मुख्य रूप से हम इसे गर्म करेंगे और गर्म करने के पश्चात इसे जब हम गर्म करेंगे एनोड पर तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसीलिए आपको यहां पर धनायन चमक रहा है। इसका मतलब ये है यहां पर कि इसके दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलते हैं उस पर उतना ही धनावेश आता है। तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये कॉपर आयन बन गया और ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी इस पर क्या आया? धनावेश आया। तो एनोड पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन पर बेटा क्या होता है? माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस चार्ज। और ये कैसा है? प्लस। और ध्यान रखो धारा प्लस से माइनस की हो जाती है। धारा ऊपर लिखेंगे, यहां लिखेंगे, हाँ हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आते हैं। ये लिख के रख लो, फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, यहां का भी कॉन्सेप्ट है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर। इसीलिए ध्यान दो, इसीलिए एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? कैथोड की ओर, माइनस की ओर। हाँ, एक नोट पानी लिखो, आप लिखना है, लिखो धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है और इलेक्ट्रॉन, अभी लिख लेना, कहीं नोट पर लिखना, आप सुनो तो लिखोगे क्या? और क्या लिखोगे सर? इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत बहते हैं, वो बात लिख लेना। अगला ये एनोड पर हो गया आपका, ये लिख लेना, बता दूंगा आपको। अगला कैथोड पर, कैथोड पर देख लो बेटा, देख लो कैथोड पर बेटा क्या होता है? अपचयन। क्या होता है बेटा कैथोड पर? अपचयन। कैथोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन होता है। हाँ एनोड पर नोट करना, कैथोड वाला। एनोड पर हमेशा अपचयन होता है, जल जाएगी, बन नहीं है। एनोड पर बेटा क्या होता है? हमेशा अपचयन होता है। तो अपचयन बेटा सॉरी, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। अब ये बेटा ये था, ठीक, धनावेश बना, ये यहाँ पे धनावेश लिखा होगा ना, इस पर डबल पॉजिटिव चित्र में लिखा है, तो ये कॉपर डबल पॉजिटिव है लिखा हुआ। अब ये बेटा ये दो इसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अपचयन में क्या करेगा? ग्रहण। ऑक्सीकरण में त्यागेगा, यानी कि निकालेगा। ये त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu कॉपर धातु बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? कॉपर धातु। ये आपको उतारना पड़ेगा, ये आपको उतारना पड़ेगा। क्या उतारना पड़ेगा? कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है और एनोड पर अपचयन होता है। तो जब एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो कॉपर धातु पर क्या आएगा? धनायन। और जब अपचयन होगा तो वो कैसा हो जाएगा? उदासीन, या इस पर आएगा ऋणायन। ठीक, ये उतार लो दूर, फिर आपको नोट पर लिखवाएंगे। ये दोनों उतार लो, यहां से इतना उतार लो। हाँ